हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के पॉइंट्स। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो ब्रिक्स से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता होगा कि ब्रिक्स क्या है, तो ब्रिक्स एक बहुत ही 5 महत्वपूर्ण देशों का एक संगठन है। तो इसमें जो आर्टिकल आया है उसमें बताया गया है कि भारत, रूस और चीन सहित जो शीर्ष उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाले समूह ब्रिक्स ने 5 महत्वपूर्ण सदस्यों को शामिल कर लिया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है क्योंकि आपके प्रीलिम्स और मेंस की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे कौन कौन से 5 देश हैं जो ब्रिक्स समूह में शामिल हो चुके हैं, ये पांचों के नाम आपको याद होना चाहिए। मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। ये 5 नए सदस्य ब्रिक्स समूह में शामिल हो चुके हैं। यहाँ पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि वर्तमान में ब्रिक्स समूह में शामिल नहीं है। यहाँ पर 4 देश दिया जाएगा और एक कोई अन्य देश का नाम दे दिया जा सकता है। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वर्ष 2023 में ब्रिक्स समूह संगठन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका आंसर होगा जोहान्सबर्ग, जो कहाँ पर स्थित है, साउथ अफ्रीका में स्थित है। और इस पे कुल 6 देशों को शामिल करने की बात की गई थी, लेकिन यह मुद्दा अधिक चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि अर्जेंटीना ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया है। तो ये बहुत अधिक चर्चा में है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा देश है जो ब्रिक्स समूह में मान्यता प्राप्त करने के बाद भी उसने शामिल होने से मना कर दिया है। आंसर होगा अर्जेंटीना। अब चूंकि अर्जेंटीना काफ़ी चर्चा में रहा है, तो आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति का नाम क्या है। तो ये नाम थोड़ा सा याद रख सकते हैं आप, जोवियर माइली। जोवियर माइली ने ब्रिक्स समूह का सदस्य बनने से प्रस्ताव में शामिल होने की घोषणा को रद्द कर दिया है। तो ये आपको याद रखना है। फिर हम ब्रिक्स के कुछ बेसिक फैक्ट की बात करते हैं कि रूस के ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालते ही जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि इन 5 देशों में नए पूर्ण सदस्यों को शामिल होना संगठन के बढ़ते हुए प्रभाव, मतलब इसकी जो इफेक्टिवनेस है और एक अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक महत्वपूर्ण भूमिका की ओर एक मजबूत संकेत दे रही है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। और अक्टूबर में कजान में हमारी अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स समूह सम्मिलित होगा। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि 2024 में ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता कौन सा देश करने वाला है। अब आपको कुछ बेसिक फैक्ट पता होने चाहिए कि ब्रिक्स का निर्माण कब हुआ था। जब ब्रिक्स बना था तो इसमें कितने देश शामिल थे और वर्तमान में कितने देश शामिल हो चुके हैं। तो ब्रिक्स समूह जो है सितंबर 2006 में बना था। सबसे पहले इसमें ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन था, जिसका नाम था ब्रिक। इसके बाद में 2010 में जोड़ा गया इसमें साउथ अफ्रीका, इसीलिए इसका नाम क्या होगा, इसमें एस ऐड हुआ साउथ अफ्रीका से और इसका नाम हो गया ब्रिक्स। ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो ब्रिक्स में 2000 जो साउथ अफ्रीका है वो ब्रिक्स का मेंबर कब बना। तो आंसर होगा 2010। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके बाद अब इसका नाम बदल के ब्रिक्स हो गया। इन देशों के साथ साथ ब्रिक्स जो है वो वैश्विक अर्थव्यवस्था का 1/4 भाग का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो वर्ल्ड की 1/4 इकोनॉमी है उसकी जो अध्यक्षता है, मतलब उसकी जो एक पार्टनरशिप बोलना चाहिए, इसमें किसकी है, ब्रिक्स की है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इतने फैक्ट आपको ब्रिक्स से रिलेटेड पता होने चाहिए। आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया होगा कि ब्रिक्स से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ये क्यों चर्चा में रहा। सेकेंड न्यूज़ जो है वो मध्य प्रदेश के वन विहार जो कि भोपाल में स्थित है, इससे रिलेटेड है। इसको भी देखिएगा। जो देश का सबसे बुजुर्ग भालू, जिसका नाम था बबलू, की 36 साल की उम्र में मौत हो चुकी है। 4-5 दिन से ये बीमार था। अब क्या हमें इस तरीके के क्वेश्चन भी पढ़ने पड़ेंगे? चूंकि ये देश का सबसे बुजुर्ग भालू है इसलिए काफ़ी चर्चा में रहा। तो हो सकता है कि आपसे जनरली ऐसा क्वेश्चन वन विहार से रिलेट करके पूछ सकता है कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें हाल ही में सबसे बुजुर्ग भालू की मौत हुई, वो कहाँ पर स्थित है। आपको मध्य प्रदेश के 4 शहर दे सकते हैं, जिसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। तो आंसर होगा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, भोपाल में स्थित है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और वन विहार में मुख्यतः कौन से जीवों का संरक्षण किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जो न्यूज़ आई है आज के करंट अफेयर में, वो है कि राज्य सेवा प्री के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण मिलेगा। तो अब ये प्रीलिम्स की तैयारी कौन फ्री में करा रहा है, इससे रिलेटेड कुछ बात बताई गई है
कि पीएससी राज्य सेवा 2024 और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले ओबीसी और अल्पसंख्यक कैटेगरी के जो इच्छुक उम्मीदवार हैं, वो क्या कर सकते हैं, विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको अपना कुछ एक आवेदन पत्र भरने के बाद निःशुल्क क्या है कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके की न्यूज़ है, इसको भी आप एक बार देख सकते हैं। और अभी अभी पीएससी ने एक नोटिफिकेशन विज्ञप्ति जारी की है जिसमें बोला गया है, चूँकि जो पीएससी का मेंस एग्ज़ाम है वो 2022 अभी 8 जनवरी से होने वाला है, और ठंड बहुत अधिक पड़ने के कारण चूँकि सिक्योरिटी पर्पस से वहाँ पर जूते मोजे और स्वेटर अलाउ नहीं थे, बट उसको अब अलाउ किया गया है। तो जिनका मेंस एग्ज़ाम है वो इस विज्ञप्ति को पढ़ सकते हैं। फिर 4 जनवरी में कुछ एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है कि जबलपुर में कैबिनेट बैठक हुई है और जिसमें ये निर्णय लिया गया है कि कूदो कुटकी ज्वार बाजरा पैदा करने वाले किसान को प्रति किलो 10 रुपये देगी सरकार। काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो बन सकता है कि भारत सरकार ने 2023 को कौन सा ईयर घोषित किया है। जैसे आपको याद होगा कि अभी प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो हुआ है इसमें 2024 में यूनाइटेड नेशन ने उष्ण कटिबंधीय वाला जो ईयर घोषित किया था वो वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखिएगा कि 2023 में भारत सरकार ने ईयर ऑफ मिलेट्स जो मोटे अनाज का वर्ष है उसको घोषित किया है। अब बात मोटे अनाज की है, तो मोटे अनाज में कौन कौन से अनाज आते हैं, कूदो कुटकी ज्वार बाजरा। याद रखिएगा जो मक्का है अक्सर हम जो हमारी बोलचाल की भाषा है उसमें बोलते हैं ज्वार बाजरा मक्का, बट जो मक्का है वो मोटे अनाज की कैटेगरी में नहीं आता है। 8 ऐसे अन्य हैं जो मोटे अनाज की कैटेगरी में आते हैं। अगर आपको उन 8 के नाम पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। कूदो कुटकी ज्वार बाजरा पैदा करने वाले किसानों को प्रति किलोग्राम 10 रुपये की देगी सरकार। क्या क्या इससे रिलेटेड फैक्ट आ सकते हैं, क्या क्या डिस्कशन हुआ है उसे हम थोड़ा देख लेते हैं। कि 10 रुपये प्रोत्साहन राशि मतलब प्रति क्विंटल में दी जाएगी। जबलपुर में कैबिनेट की बैठक हुई है जिसमें रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको 3 मार्कर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना क्या है और किससे रिलेटेड है, तो ये आपको याद रखना है। और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा फैसला लिया है कि मध्य प्रदेश में मोटे अनाज की पैदावार मतलब कहाँ कहाँ अधिक होती है, जैसे कि मंडला, डिंडौरी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, अनूपपुर, शहडोल, सिवनी और बैतूल जिलों में होती है, जिसमें बहुत सारी जो इसकी किसानों की आय बढ़ाने के लिए जो फसल का उत्पादन है, भंडारण, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, इन सभी के तहत क्या होगा, उनकी किसानों की मदद की जाएगी। तो यहाँ पर ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 32,000 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है। 4,500 करोड़ रुपए की लागत से सड़कें बनाई जाएंगी। ये फैसले अभी जो कैबिनेट की बैठक जबलपुर में हुई है 4 जनवरी को उसमें लिया गया है। एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट है कि वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी और रानी दुर्गावती पुरस्कार शुरू किए जाएंगे। अवंतीबाई लोधी, जिन्हें मध्य प्रदेश की झांसी की रानी भी कहा जाता है, इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। चूँकि इन्होंने अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष का सामना किया है, इसीलिए जो समाजसेवी महिलाएं हैं उनको सम्मान से पुरस्कृत किया जाएगा। जबलपुर मध्य भारत का पहला सुनियोजित मतलब सिस्टमैटिक व्यवस्थित शहर बनेगा, ऐसा वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं माननीय मोहन यादव जी ने अपनी बैठक में कहा है। तो ये फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखने पड़ेंगे। अब एक और 4 जनवरी की महत्वपूर्ण न्यूज़ है, इसको भी आप देखिए कि प्रदेश की पहली संपूर्ण ई मंडी बनने वाला जो जिला बना है वो है हरदा। प्रवेश पर्ची से लेकर भुगतान तक सब कुछ यहाँ पर ऑनलाइन होगा, क्योंकि वर्तमान में जो सरकार है वो ट्रांसपेरेंसी को लेके काफ़ी चिंतित है कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसमें किसी भी प्रकार का कोई घोटाला ना हो, पारदर्शिता हो, और पारदर्शिता जो है वो पूरी तरीके से सुनिश्चित हो। इसलिए प्रदेश की मंडियों में जो हरदा है, हरदा कृषि उपज मंडी पूरी तरीके से ऑनलाइन भुगतान करने वाली मंडी बन चुकी है। तो आपको बस वन लाइनर फैक्ट के रूप में यही याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मिर्च का उत्पादन कहाँ पर होता है, चूँकि वो मंडी का जो नाम है वो बहुत अधिक चर्चा में रहा है और इंटरव्यू में वो क्वेश्चन
क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए आपको वो नाम पता होना चाहिए। एक और 4 जनवरी की मध्य प्रदेश से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है कि मध्य प्रदेश पूर्वी क्षेत्र बिजली कंपनी में 326 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। तो जो लोग इस एग्ज़ाम में इंटरेस्टेड हैं वो इस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ थी आज के करंट अफेयर से रिलेटेड। ये ब्रिक्स वाला हम पहले पढ़ चुके हैं, वही आर्टिकल फिर से आया है। एक और मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण न्यूज़ है कि बुरहानपुर को केला प्रसंस्करण के लिए राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। मध्य प्रदेश में अगर केले का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर होता है तो आपको पता होगा, इसका आंसर होगा बुरहानपुर। बुरहानपुर में कौन सा किला फेमस है तो आपको पता होगा कि यहाँ पर जो फेमस किला है वो है असीरगढ़ का किला। तो बुरहानपुर में केले का उत्पादन बहुत अधिक होता है, इसीलिए इसकी प्रोसेसिंग के लिए इसको राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब ये सम्मानित कौन करेगा तो पीएम सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के तहत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों के अलग अलग प्रोडक्ट हैं जिनका एक अलग ही स्पेशलिटी है। इसीलिए बुरहानपुर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर केला, फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा कि छिंदवाड़ा का जो संतरा है वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल है। इस तरीके से आपको प्रीलिम्स के लिए सारे डिस्ट्रिक्ट के जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाले जो प्रोडक्ट है उनके नाम याद रखना है, क्योंकि उससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा कि ये अवार्ड बुरहानपुर को कौन सा अवार्ड मिला है, राष्ट्रीय अवार्ड मिला है, और किस लिए मिला है तो केले की प्रोसेसिंग के लिए मिला है। आई होप आपको ये भी याद हो चुका होगा। तो ये हमने आज के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट पढ़े हैं जो कि करंट अफेयर में काफ़ी चर्चा में थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको अपने दोस्तों तक शेयर करना है। अगर आपने पहली बार चैनल विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय